हाँ बच्चों, कोई डाउट? आयुष, प्राची? सर एक तो ये लोग झटका ऐसा ऐसा देता है सर, फालतू का आगे कर दिया है। क्या कर दिया? सर डेट आगे हो गया ना। हाँ तुम दूसरी बार भुगत रहे हो अभी ये। जून हो गया, कोई ना, तुम्हारी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाएगी, हम सोच के चलो। सर सबकी तो होगी। क्योंकि तुम्हारी भी होगी। देखो, सर तब जिसकी तो प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट थी वो तो और ये कुछ आगे इम्प्रूव कर नहीं पाएगा ज्यादा, हाँ है सर। ना। जिसकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है उसको तो स्कोप है ना कंपटीशन सही बढ़ाने बात, का। सही बात है। तो तुम्हारी एज इंप्रूव होगी, वो सोचो बस। यस। चलो बताओ, कोई डाउट? नहीं सर डाउट तो नहीं, क्योंकि 2 दिन से मैथ ही बनाया सर। 2 दिन से? मैथ्स ही बनाया सर। अच्छा, फिजिक्स बना सर थे। वो क्योंकि ना अब तो क्योंकि मैथ्स में नंबर नहीं बढ़ रहा था, तो अच्छा। क्योंकि चैप्टर कॉम्प्लीमेंट कुछ चैप्टर पढ़ा हुआ था, तो हम्म 35 तो, या 40 के ऊपर बढ़ ही नहीं रहा था नंबर। तो देखो वही बोलो ना, अभी तुम्हारे पास मौका है बढ़ाने का नंबर, है ना। यस सर। हम्म देखो वही है, मतलब फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल मत लाना। लास्ट से मैंने बहुत बच्चे देखे जो ऐसे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि डेट पोस्टपोन हो रही है, पोस्टपोन हो रही है बार बार। तो वो तो बिल्कुल मत लाना, वो तुम्हारे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सर वो तो 1 घंटे के लिए था, फिर गायब हो गए। बस वही है, वही करना है तुमको, ठीक है। हाँ प्रांजलि। कॉल करता हूँ मैं इनको तब तक सर। बुलाओ जल्दी से प्रांजलि। जी सर। अभी फ्री हो गई तुम पूरी तरह से? एग्जाम खत्म? हाँ। चलो तो अभी पूरी तरह से पढ़ाई में लग जाओ, जेई की, है ना। प्रांजलि ये बताओ, अभी 2 दिन क्या तुमने पढ़ाई की है? अच्छा, कल तो तुम्हारा एग्जाम था ना। एग्जाम के बाद कल कुछ पढ़ाई की? नहीं, कल मैं घर पे आई ना तो पढ़ाएंगे। कल सेलिब्रेशन पूरा नहीं, बोर्ड खत्म हो गया। नहीं नहीं सर, वो 12th खत्म हो गया ना, इसलिए घर पे आ गए। तो मतलब हॉस्टल भी छोड़ दिया अभी? हाँ छोड़ दिया। ठीक है, तो अभी प्रांजलि तुम्हें ऐसा करना है, हफ्ते में तुमको 3 एग्जाम देने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस, ओके। प्रांजलि। ओके सर। हाँ, और तुम्हारे पास जो पूरा 22 ईयर्स वाला है ना, हाँ। हाँ, तो उसमें स्टार्टिंग से सॉल्व करना शुरू कर दो पूरा, ठीक है। हाँ सर। हाँ, और मीरा के एग्जाम अटक रहे हैं, नहीं तो मैं सोच रहा रिवीजन पूरा प्रॉपर स्टार्ट करूँ। देखते हैं उसका मैं क्या करना है। सर एग्जाम की डेट आगे बढ़ गई है? हाँ, जे एग्जाम अभी जून में होगा, पहले अप्रैल में था, अभी जून में होगा। हाँ। तो तुम्हारे पास 2 महीने और है तैयारी खत्म करने को। यस। सर तीनों फोन नहीं उठा रहा है। हे राम, मैसेज करो जरा, देखते हैं। तब तक चलो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन डिस्कस करने थे, है ना। और एक बार मैं आर्यन सर को मैसेज डाल देता हूँ।
ये किया था कि लास्ट टाइम क्वेश्चन ये किया था, ये वाला करो। सर क्या करना है? ये क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ सॉल्व करो। सर सेमीकंडक्टर्स आज होगा क्या? सर एक स्टूडेंट अभी भी एब्सेंट है, वो सीबीएसई की बोर्ड की वजह से, देख रहा हूँ उसका क्या करूँ। तुम लोग को ऐसे सेमीकंडक्टर पढ़ाया था ना, तब तुम नहीं थे क्या क्लास में? सर वो मेरे को सर घर पे बंद कर दिए थे, बोल रहे थे कोरोना हो गया इसको, तो फिर क्लास आने भी नहीं दी। अच्छा, मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था ना। हाँ तो इलाज है। क्वेश्चन करो तब तक। सर ए होना चाहिए। सर पूरा तो नहीं निकला है, सिर्फ मॉडी का वैल्यू 9 आया तो उसी से बता रहा यहाँ पे हमको क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, राइट। तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वो साइन वाला एक्सप्रेशन वो पूरा सेम रहेगा। तो साइन 1.6 10 पावर 3 x प्लस 48 10 पावर 10 t, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये क्लियर है?
यस सर। अब लेकिन एक बात बताओ, राइट हैंड थंब रूल पता है ना सबको? यस तो जो सर। वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी जो होती है, अगर मैं इसको बोलूँ वी वेक्टर, तो वो जो तुम्हारा ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में, वे वेलोसिटी तुम्हारी ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होती है, पैरेलल टू ई क्रॉस बी। ठीक है, तो ई क्रॉस बी का डायरेक्शन मुझे कैसे मिलेगा? अगर मैं राइट हैंड थंब फॉलो करूं, सर राइट हैंड थंब अगर मैं अपोर्ट्स फॉलो, होगा। हाँ बोलो। सर अपोर्ट्स होगा। अपोज होगा? अच्छा, इसमें अपवर्ड्स होगा। अपवर्ड्स मतलब जे कैप बोल रहे हो, ये आई कैप, हाँ सर। ये जे कैप। तो जे कैप में तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो नहीं सकते। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जे कैप है, तो जे कैप के परपेंडिकुलर कौन सा ऑप्शन है? के के कैप क्या? है, के कैप है और आई कैप है, ये तीन है क्या? हाँ सर। है ना? और तीनों का देखो एम्पलीट्यूड अलग अलग है, राइट? तो जिसका एम्पलीट्यूड मैच किया वो उठाने का है, राइट? तो एम्पलीट्यूड कैसे मिलेगा? तो तुम्हारा ई बाय बी इक्वल टू होता है सी के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट। तो ई कितना होगा? सी बी। सी कितना है? 3 × 10⁻8। बी कितना है? 3 × 10⁻8। तो कितना मिला? 9 मिला क्या? 9 यहाँ पे दिख रहा है यस सर। ऑप्शन में, लगा देंगे। हुआ क्लियर? यस। दैट्स इट। किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, अब ये करो। तो आयुष मुझे होस्ट बनाओ जरा, कौन है होस्ट अभी?
सर आउटसाइड का ही ज्यादा होना चाहिए। बहुत आसान है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ना डायग्राम बनाओगे तो तुमको समझ में आएगा। देखो अगर मैं, ये मेरी सर्कुलर कॉइल बनाऊं, मेरी सर्कुलर कॉइल होगी, करेक्ट। अब पहले फायो मतलब क्या, फायो मतलब क्या, कॉइल थ्रू द सर्कुलर एरिया। तो जो कॉइल है वो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी क्या, यस ऐसे, है ना। राइट, मुझे जरा एक बात बताओ, फायो मतलब क्या, जो भी इसमें फ्लक्स है वो, तो सारा फ्लक्स किसके थ्रू मिलेगा, ये जो फील्ड लाइंस है इनके थ्रू तो मिलेगा। यस अब फाई आई क्या है ये समझो जरा। सर, जो उस प्लेन में फ्लक्स बन रहा है। हाँ मतलब ये बाहर की जो एरिया बनेगी पूरी हाँ। अपनी, है ना, बाहर की एरिया में। तो बाहर की एरिया में कौन बना रहा है फ्लक्स, यही मैग्नेटिक सेम फील्ड फील्ड। लाइंस बना रही है, यही सेम फील्ड लाइंस बना रही है, लेकिन यस और कोई बना रहा है क्या। नहीं सर। और जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से निकली वही सारी फील्ड लाइंस वापस बाहर भी जा रही है क्या, टर्न होके। यस सर। तो जितना फ्लक्स यहाँ पे होगा उतना ही फ्लक्स बाहर भी तो होगा, यस सर। है ना। तो तुम्हें ये ऑप्शन मिलेगा करेक्ट, क्लियर हुआ। सर 1 नंबर। हाँ, इक्वल और अपोजिट। देखो यहाँ पे तुम्हारी फील्ड लाइन ऊपर जा रही है, जबकि यहाँ पे फील्ड लाइन का डायरेक्शन नीचे है, तो अपोजिट फ्लक्स बनेगा ना। यस सर। सबको हुआ क्लियर। यस सर। अंजलि, अंजलि, सर लेकिन जो सर्कुलर कॉइल है ना, हम्म, उसके अंदर ज्यादा फ्लक्स क्रिएट नहीं हो रहा उसके अंदर की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है वहां पे क्योंकि वहां पे फील्ड लाइंस क्लोज है। हाँ, तो फ्लक्स भी तो सर ज्यादा ही होगा। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, है कि नहीं। तो सर ज्यादा फील्ड लाइंस है तो। एक सेकंड, जितनी फील्ड लाइन उतना फ्लक्स, करेक्ट। यस यहाँ पे क्या फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया लिखा हुआ दिख रहा है क्या तुमको, नहीं सर। नहीं। तो फील्ड लाइन इक्वल टू फ्लक्स मान लो सीधे सीधे। अब इन्होंने फाइव क्या बोला, ये एरिया में, तो मान लो ये एरिया में कितनी फील्ड लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइंस, ठीक है। अब फाई आई मतलब क्या, बाहर की इनफाइनाइट प्लेन दैट कंटेन्स द सर्कुलर कर्व। तो इनफाइनाइट प्लेन में ये सारी फील्ड लाइन वापस इवेंचुअली टर्न तो लेंगी ना, हाँ कि नहीं सर। लेंगी। ये सारी फील्ड लाइन उस इनफाइनाइट प्लेन में कभी ना कभी तो आके मिलेंगी ना, सर बराबर होगा मतलब नंबर। इसलिए बराबर नंबर बराबर होगा। अब क्लियर हुआ। यस। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं ऐसी जो ना अपन मतलब इग्नोर कर देते हैं पहली बार पढ़ के, है ना। जब तक क्वेश्चन नहीं आता तब तक लगता है कि अरे ये कैसा फालतू का चीज है, फील्ड लाइन छोड़ो। जब क्वेश्चन आता है तब समझ आता है कि अच्छा ये यस। राइट। तो पर खैर ऐसी बात है कि छोटी सी चीज है तो याद भी जल्दी रहेगी अभी, है ना। यस। प्रांजलि, प्रतीक, क्लियर। यस सर। यस। अब ये बताओ,
सर इसका टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ होता है ना? हाँ यश, क्या टेंशन बाय? मास पर यूनिट लेंथ ओवर रूट। करेक्ट। देखो यहाँ पे तुम्हें स्पीड गिवन है, तो स्पीड इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू करेंगे तो उससे हमें टी मिल जाएगा, राइट। फिर टी इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाय एल इंटू एरिया कर दो, हुक्स लॉ। और एकदम एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। सर टेंशन 81 है और डेल एल आ रहा है 0.03। 0.03 मिल गया। बाकी लोगों का आंसर? प्रांजलि तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे हैं, जल्दी बताओ। सर प्रतीक? 0.03 आएगा। अरे प्रतीक, उम्र लंबी है तुम्हारी। सर क्या उसको सर? नाम चेंज करने के लिए बोलो ना। सैमसंग नाम से रोज घुसता है, बताइए। तो उसको बजाय करो ना फिर घंटी की तरह समझिए। हाँ, तो यहाँ पे तुमको स्पीड गिवन है, राइट। v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। तुम्हें टी कितना मिलेगा? म्यू स्क्वायर। ओके, तो म्यू तुम्हें कितना गिवन है? मास तुमको गिवन है 6 ग्राम्स। ठीक है, 6 ग्राम्स, तो 6 में 10 को माइनस 3 किलोग्राम हो जाएगा। चल ठीक है, ऐसा ही मुझे। लेंथ कितनी है? 60 सेंटीमीटर, यानी कि 60 इंटू 10 पावर माइनस 2। करेक्ट। फिर v स्क्वायर करना है। v कितना दिया ना? 90। तो 90 इंटू 90 करो, राइट। यहाँ पे 10 आया और कर गए सब कट गया। तो एग्जैक्टली 81 आ रहा है तुम्हारे पास टेंशन। 81 न्यूटन, करेक्ट। अभी टेंशन तुम्हारा कितना होता है?
अच्छा डेल्टा एल पूछा, डेल्टा एल कितना कितना होगा, टी बाय एरिया इंटू एल बाय यंग्स मॉडुलस। पोटेंशियल तुम्हारा 81 हो गया, लेंथ कितनी गिवन है अपने को 60 सेंटीमीटर, है ना। तो फिलहाल मैं 60 सेंटीमीटर लिखता हूँ क्योंकि ये सेंटीमीटर तो ये मुझे सेंटीमीटर में मिलेगा। और एरिया कितनी गिवन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, उसको ऐसा ही अपने को कन्वर्ट करना है। तो 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एरिया होगी। और यंग्स मॉडुलस कितना हुआ 16 इंटू 10⁻11। ठीक है, कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पे गड़बड़ नहीं है। अप्रोक्सीमेट लगा लेते हैं, 16 इंटू 580 5 6 30, तो 300 सेंटीमीटर इंटू 10 टू द पावर 11 - 6 5 -5, यानी कि 3000 मिलीमीटर इंटू 10 टू द पावर -5, तो कितना हो तुम्हारा 0.03 मिलीमीटर। आयुष कितना बोला तुमने, सर यही बोला था। देखो यहाँ पे छोटा सा अप्रोक्सीमेशन था, मतलब 81 को मैंने 80 मान के सॉल्व कर लिया तो थोड़ा इजी हो गया। तो ऐसे तुम लोग अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। ओके, अब ये एसी सर्किट्स, ये बताओ सर लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार दिखाओगे क्या? स्प्रेड आउट प्रांजलि। नहीं सर, एक मिनट लिखना बाकी। हो गया सर।
सर हाँ सर साइन थीटा √3/4 आ रहा है, तो थीटा कैसे निकालेंगे? सर उस हिसाब से तो 45 डिग्री से ये ज्यादा बड़ा होना चाहिए, 50 51। 1/√2 से बड़ा होता है, छोटा होता सर कम होगा। है। सर बोलो। अरे ये तो डायरेक्ट है ना तुम्हारा। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, एन लैम्डा बाय ए, यही लेते हैं ना। यस सर। अच्छा लेकिन तुम्हारा लैम्डा बाय ए इक्वल टू साइन 60/2। हाँ करेक्ट, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू साइन थीटा 1। थ्री बाय फोर अप्रोक्सीमेटली कितना हो रहा है, 0.4 समथिंग आ रहा है ना। जीरो पॉइंट फोर मान लो। यस सर। साइन 30 कितना होता है तुम्हारा, 0.5 है ना। तो उससे तो कम है तुम्हारा ये। सर तो 20 या 25। इसका एक दूसरा तरीका फॉर स्मॉल एंगल, साइन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा होता है इन रेडियंस। यस सर। तुम्हारा √3/4 रेडियन को मैं थीटा 1 मान लूं क्या, तो √3/4 को मैं उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, 180/π से डिग्री, यस सर। ये लगाते हैं। पाई कितना तुम्हारा 22/7 लगा दूंगा, 3.425। कितना रहा 17 इसको अप्रोक्सीमेट 3 रखो, कितना हो 15, तो कितना आ रहा है, अच्छा तो 10 15 25.5, 25 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। समझ गया ना क्या करना है ऐसे में। हाँ सर। करेक्ट आंसर कंफर्म करो। हाँ वही क्या है,
25.6 लैपटॉप से आंसर आ रहा है, अपना भी 25.5 आ रहा है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात बता दूं, 30 डिग्री या उससे कम तुम्हारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो 30 डिग्री से क्योंकि ये कम है तो मैंने साइन थीटा इक्वल टू थीटा एंड रेडियस लेके सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये बताओ। सर हाँ, सर 90 डिग्री होगा क्या? intensity of light coming out of the laser is 10% of the original। ठीक है, मालस लो क्या होता है बताओ? I2 इक्वल टू I1 इंटू सर सेकंड स्टेटमेंट में दिया है ना कि 0 आना चाहिए आउटपुट। फर्दर रोटेशन कितना पूछा? टोटल रोटेशन तो 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, बट उन्होंने फर्दर पूछा है। मतलब इनिशियली वो 10% दे रहा था आउटपुट, तो इनिशियली कुछ एंगल थीटा 1 रहा होगा, है ना? यस यस। अभी फर्दर थीटा 2 कितना रखें सो दैट थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 हो जाए। यस सर। सर एक बार बता दीजिए। मान लो कि भाई पहले पोलराइजर में
और दूसरे पोलराइज में थीटा एंगल का फर्क है। तो I2 इक्वल टू, अच्छा देखो पहले यहां से तुम्हारी लाइट एंटर करेगी, है ना, आई इंटेंसिटी की, फिर यहां से जब वो बाहर निकलेगी तो वो I/2 हो जाएगी। अब यहाँ से जो बाहर निकली फाइनली तो वो कितनी होगी, 0.9 आई होगी, नहीं सॉरी I/10 बचा ना, सिर्फ 10% बाहर निकला, ये बोला ना इन्होंने। यस सर। तो I2 इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा, I2 कितना है तुम्हारा I/10, I1 कितना है I/2 cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा यहाँ से कितना आया, 1/5। 1/5, ओके। cos स्क्वायर थीटा कितना होता है तुम्हारा, फॉर्मूला कुछ लगाएंगे, सर तो 71 होगा, 1/√2 से कम है। पॉइंट। थीटा तुम्हारा cos स्क्वायर तुम्हारा कितना आ रहा है, 1/√5, है ना, नहीं 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 रोहित तुम थोड़ा उल्टा कर दिया, थीटा बढ़ने पे कॉस कम होते जाता है, राइट। तो 1/√2 से कम है तो थीटा 45 से ज्यादा होगा इनिशियली। सर तो 45 से ज्यादा तो 71 है। तो इनिशियली इतना है, फिर उसके बाद कम हमें हो जाएगा एक्स्ट्रा तो और कितना कम- रोटेट करना है, extra 18 रोटेट करना है ना। 18.5। यस सर। यस, देखो ये बढ़िया लॉजिक लगाया रोहित ने, नहीं सोचा। तो हमें यहाँ से थीटा क्या आएगा, ऑप्शंस देख के समझ में आएगा। थीटा तुम्हारा लेना है 71.6। चलो गुड। तो देखा जाए तो अगर उस हिसाब से क्वेश्चन आसान था कि भाई कैलकुलेशन करना ही नहीं था, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, बट हाँ ये लॉजिक लगाने आना चाहिए था कि भाई क्या ऑप्शन देख क्या। ओके अभी ये देखो ग्रेविटी,
आया आंसर? सॉरी, म्यूट था मैं। अर्थ से सैटेलाइट वर्टिकली ऊपर गई, ये बोला है ना? इनिशियल स्पीड यू है, तो अब यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी? यहाँ के इसकी स्पीड v कितनी होनी चाहिए? सर वी तो निकल गया। इनिशियल mu²/2 है ना, माइनस जी mm/r, ये इनिशियल एनर्जी यहाँ पे इक्वल टू mv²/2 माइनस जी mm/2r, क्योंकि टोटल हाइट अभी 2r हो गया। ओके, यहाँ से v कितना आ रहा है? सर रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस जी एम बाय आर। करेक्ट। तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो नीचे के 2 कर जाएंगे, तो v तुम्हारा आ गया रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस जी m/r। अब बिफोर क्या बोला है? बिफोर में तुम्हारा टोटल मास यहाँ पे v स्पीड से इधर जा रहा था। आफ्टर में क्या हो गया? 9m/10 जो मास है सैटेलाइट का, वो इधर जाएगा। कितनी स्पीड से? ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड कितनी है सैटेलाइट की? √gm/r होता है ना ऑर्बिटल स्पीड। यस सर। तो v ऑर्बिट कितनी होगी तुम्हारी यहाँ पे? √gm/2r। करेक्ट। तो जो पार्टिकल है m/10, उसको मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, तो उसके पास इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन यस सर। तो उसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनेंगे। इसको मैं v1 लिख दूं, तो तुम्हारा v1y और ये v1x होगा क्या? अब m/10 इंटू v1y तुम्हारा m इंटू वी के बराबर होगा क्या अलोंग y एक्सिस? यस सर। m/10 इंटू v1y, इसका वर्टिकल मोमेंटम इक्वल टू इसका वर्टिकल मोमेंटम इक्वल टू mv होगा। तो v1y कितना आया? 10v। फिर 9m/10 इंटू ये इक्वल टू m/10 इंटू ये होगा, तो तुम्हारा v1x कितना आ जाएगा? 9√gm/2r। अब v की वैल्यू तुम ये डाल दो, हो जाएगा 100। तो
तो नेट वेलोसिटी मुझे कितनी मिल रही है, v1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 x स्क्वायर प्लस v1 y स्क्वायर, तो कितना हो अंडर रूट ऑफ v1 x स्क्वायर कितना हो तुम्हारा 81 gm/2 r प्लस ये तुम्हारा कितना है 10 टाइम्स, ये इसका 10 टाइम्स यानी कि 100 u स्क्वायर माइनस 100 gm/r, करेक्ट। तो कितना आ रहा है अंडर रूट ऑफ 100 u स्क्वायर माइनस 200 में सिटी में कितना होगा 119, तो ऑप्शन दिया जाएगा करेक्ट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पूछी ना उन्होंने, वो भी करना है। तो m/10 इंटू v1 स्क्वायर बाय 2, ये काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। कन्वीनियंस 119 तुमको यहाँ पे दिख रहा है ना, 119 कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में है, मार्क कर दो ये रहा। तो क्वेश्चन एक्चुअली काफी लंबा था, मतलब तीन तीन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे। और सर ये तो फॉर्म भी उसी का है जो हम लोग का पहले निकल गया था, v उसी के अंडर फॉर्म में, u स्क्वायर माइनस gm बार। क्या क्या, सर u स्क्वायर तो ऐसे भी आना ही था, हाँ u एलिमिनेशन से स्क्वायर हो था। सकता था। तो तुम्हारा देखो एक तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, और सर नेगेटिव में आ रहा था वो वाला माइनस gm बार, और जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो पॉजिटिव में था। वो ऐसा नहीं बोल सकते थे नेगेटिव डायरेक्ट, बट चलो ठीक है, हाँ लगा सकते हैं। ओके सर ये मैंने किया था लेकिन वो नेटवर्क चला गया था इसलिए मैंने बोला नहीं। अच्छा पूरा आंसर आ गया, रूम नंबर 1 ज्वाइन कर लो शुभांगी। हाँ सर वही सेकंड ऑप्शन आया था लेकिन कनेक्टिंग की वजह से बोल नहीं पाई थी। चलो वेरी गुड आंसर। अच्छा ओके, अब ये निकालो। सर ऐसा टाइप वाला में एक्स सी एम अलग निकालना होगा, वाई सी एम अलग ना। हाँ वही करना है आसान। सर तब 2 हो जाएगा। हो जाएगा सेकंड सर ऑप्शन। 2, यस सर।
सर y लेते हैं तो x सारा 0 कर देते हैं और x लेते हैं तो y सारा 0 कर देते हैं ना। 0.9 सेंटीमीटर, हाँ 0.9 सेंटीमीटर राइट आ जाएगा। हाँ तो ऑप्शन भी आ गया, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्व करने से आ जा रहा है आंसर। हाँ यस। ये बताओ। अच्छा सर, सीपी और सीवी मिक्स में अलग, सीपी में सेम सीवी में सेम लेते हैं और सीपी में अलग अलग लेते हैं ना क्या? सर जब सीवी मिक्स निकालते हैं ना हम लोग, हम्म। तो उतना ही नंबर ऑफ मोल्स उसी का सी के साथ इंटू करते हैं। हाँ N1C1 प्लस N2C2 का और सर सीपी में भी यही होता है। सीपी में भी यही होगा। सर सारा ऑप्शन गलत है सर। हाँ सर, वो वैसे मिक्सर से नहीं आ रहा। यहाँ पे फिर एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं।
पहली बात तुम्हारा गामा का फॉर्मूला एक और होता है 1 + 2/f, करेक्ट? यस सर, तो 1 + 2/f1 तुम्हारा 5/3 है, यस सर, तो 2/f1 कितना होगा तुम्हारा? 2/3, तो f1 तुम्हारा 3 आया। फिर 1 + 2/f2 तुम्हारा कितना है? 4/3। ऐसे f2 कितना आएगा? 6 आएगा क्या? हाँ सर। ओके, अभी f मिक्सचर कितना होगा तुम्हारा? ऐसे f मिक्सचर निकाल लो, वापस ये फॉर्मूला में डाल दो। ओके, देखो अभी क्या आ रहा है। अच्छा सर, C1 और CP और CV करके निकालेंगे तब भी तो वही वही आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो पहले सीपी और सीवी ओरिजिनल वैल्यूज क्या आएंगे तो देखा नहीं तुमने। सर आ गया आंसर। आया? यस सर। सीपी सीवी से भी करके बताता हूँ। जनरल तुम्हारा सीपी यहाँ पे क्या बनेगा? 5/2r, और सीवी कितना बनेगा? 3/2r। तो आर को फिलहाल इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा सीपी क्या बनेगा? 4/2r नहीं लिख सकते, वो गलत है। ओके, एक और तरीका लगा सकते हो कि अपन लिखें CP/CV इक्वल टू CV प्लस R/CV, दैट इज इक्वल टू 5/2। इससे तुम CV निकाल सकते हो, ये भी तरीका एप्लीकेबल। ठीक है, मतलब सर CP इक्वल्स टू CV प्लस R ना? सर वही ये तो लगा मेरा। के CV निकाल लो, फिर तुम्हारा CV गैस 1 का मिल जाएगा, फिर CV गैस 2 का भी निकाल लो, उससे फिर CV Yes, ऑफ sir. मिक्सचर निकाल लो। यस फिर सर। CP मिक्सचर तुम्हारा कितना होगा? अगेन CV मिक्सचर प्लस R, ये तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपन। ओके, क्लियर? यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, कोई डाउट? नहीं सर। सर अगले क्लास में सेमीकंडक्टर करते हैं। मैं बताता हूँ उसका कि स्टूडेंट उसको ही पढ़ना है, तो भी अच्छा। एग्जाम बिजी है। यस सर। तो अगर YouTube पे तब तक चलेगा, जल्दी है, हाँ। YouTube से सीख सकते हो। मेरा लेक्चर है, उनसे एक साल पहले के बैच में मैं पढ़ाया था एडमिशन के पास। सर आप ही के चैनल पे है?
देखो 3 वीडियोस में सिर्फ, है ना, पर जैसे पहला वीडियो सेमीकंडक्टर 1 1 घंटे का, दूसरा वीडियो 2.5 घंटे का है, और जो तीसरा वीडियो है वो भी 1.25 घंटे का है, तो इतना लंबा है। लॉजिक इट्स तो सर, हाँ हाँ सर, ठीक है, yes। सेमीकंडक्टर्स सर्च करना, तुमको मिलेंगे। सर प्लेलिस्ट है क्या पूरा? ये मैं तुमको भेज देता हूँ, प्लेलिस्ट के फॉर्म में नहीं है, प्लेलिस्ट है। ये फर्स्ट वीडियो हो गया, यस सर। सेकंड, और ठीक है। यस सर। सर जो बाकी दोनों था ना वो PYQ है क्या? सर ये जो नीचे लास्ट में दो है, या फिर वो भी उसके सेम पहले? चीजें ही है, सेम ही है ऑलमोस्ट, अच्छा उसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में आएगा इसमें भी। अच्छा, मैं देख लूंगा सर। वो मैंने बाकी दोनों भेजे नहीं है, वो बोलो तो भेज देता हूँ मैं। सर मैं सर्च करके देख लूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, प्राइवेट वीडियो तो सर्च नहीं करना, ओह अनलिस्टेड है, तो भेज देता हूँ। ठीक है, जो पहले 3 है वो काइंड ऑफ क्रैश कोर्स है, मतलब थोड़ा फास्ट में है, यस सर। थोड़ा स्लो में है, पर इसमें कंटेंट पूरा है कि नहीं मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब एक और तीसरा वीडियो भी मुझे फिलहाल दिख नहीं रहा। ओके, यस ओके डाउन, नहीं सर। ठीक है। थैंक यू सर।
देखो एक टर्म होता है स्टेट फंक्शन। क्या होता है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होता है जो स्टेट पे डिपेंड करता है, कैसे जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। स्टेट फंक्शन आर those function which depends on its state। वो कौन से स्टेट में है, बस उस स्टेट का मतलब समझो क्या है, लाइक P1 V1 T1, वो स्टेट की बात हम कर रहे हैं। इसमें जो चेंज होगा, चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, इसको पाथ से कोई मतलब नहीं। जैसे कि सोचो, एक तुमको स्टेट फंक्शन का एक एग्जांपल देना है। मान लो एक बॉल है यहाँ पर, ठीक है, ये बॉल है, इस बॉल को तुमने यहाँ से धक्का मार दिया और ये गिर गया इस जगह पर आ गया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? अगर इसका मास m है तो यहाँ से यहाँ गिरने में, और ये हाइट h है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? बता सकते हो मुझे क्या होगा? mgh ही होगा कि नहीं होगा? बोलो, माइक ऑन करो सब लोग। और उसको अगर दूसरे तरीके से, मान लो यही बॉल है, डायरेक्ट गिरा था, अगर ऐसे करके भी गिरता, ये इस तरीके से आता या इस पाथ से आता, तो क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बदल जाता? नहीं सर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फिर भी क्या होता है? mgh ही रहता। Is change in potential energy is independent of path, so it is independent of path। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जो पाथ से इंडिपेंडेंट है उसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो एनी सच फंक्शन their change is independent of path, independent of path called, क्या कहा जाता है उसे? स्टेट फंक्शन। जैसे मैं एक समझाया, पोटेंशियल एनर्जी भी इस तरीके का हो सकता है। अब मान लिया जाए, हम ऐसा ले एक एग्जांपल लें, स्टेट फंक्शन कोई तुमको पता लग गया जैसे कि एक स्टेट फंक्शन है, इधर हमने प्रेशर लगा लिया और इधर वॉल्यूम कर दिया, ठीक। अब तुम इस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जा रहे हो इस तरीके से, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे गए, तो चेंज इन जो भी स्टेट फंक्शन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना जी, डेल ई क्या है? स्टेट फंक्शन ही है कि नहीं? यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल एच ये भी स्टेट फंक्शन है। तो डेल ई ये तुमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहलाता है। और ये कहलाता है, क्या कहलाता है? चेंज इन इंथैल्पी कहलाता है। ये तुमको डेल एच जो है चेंज इन इंथैल्पी कहलाता है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज या इंथैल्पी चेंज, ये दोनों स्टेट फंक्शन हैं। तो अब तुम ऐसे करके यहाँ पर आओ या फिर तुम इस तरीके से आओ,
या तुम ऐसे करके आओ, कैसे भी आओ फर्क नहीं पड़ता है। थ्रू ऑल पाथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी सब सेम ही होगा। क्या होगा? चेंज जो होगा, चेंज विल बी सेम, सेम चेंज होगा, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन कौन कौन है? पहले तो प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब तो है ही। ये सब पे जो डिपेंड है, उसमें स्टेट फंक्शन का मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं जो तुम लोग को जानना चाहिए। स्टेट फंक्शन कौन है? तो इंटरनल एनर्जी है, ये तुम्हारा स्टेट फंक्शन है। और क्या है? इंथैल्पी है, इंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है। और तीसरा एक और है, इंट्रोपी। इंट्रोपी स्टेट फंक्शन, इंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है। तो अब इंट्रोपी की बात करें, ये दोनों तो जानते ही हैं हम लोग, इंट्रोपी क्या होता है। तो इंट्रोपी जो होता है डेल एस, यानी चेंज इन इंट्रोपी, ये होता है क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। यहाँ पर क्या है? टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, इन केल्विन। और क्यू रिवर्सिबल क्या है? क्यू रिवर्सिबल है हीट सप्लाइड, हीट supplied to the system in reversible process, in reversible process। और तुम्हें पता है कि जैसे यही तुम्हारा मान लो सिस्टम है, इसके अंदर अगर हीट डालते हो तो वो पॉजिटिव कहलाता है, मीन्स हीट इन टू द सिस्टम is positive, it out to the system out to the system is negative। ऐसा अब सोचोगे कि ये रिवर्सिबल का मतलब क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जान लेना। बहुत लोग, टीचर्स लोग इस बात को नहीं जानते, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्यू रिवर्सिबल क्या होता है। इंट्रोपी में हीट जो है रिवर्सिबल वे में होना चाहिए। अब देखो, मान लो कि अगर यहाँ पर एक मैंने ये वेसल बनाया, ठीक, यहाँ एक वेसल बनाया और यहाँ एक पिस्टन है। अभी ये पिस्टन क्या है? इक्विलिब्रियम में। मान लो कि इधर इस साइड जो है 2 एटमॉस्फेयर था और इधर भी क्या था? 2 एटमॉस्फेयर था। तो क्या पिस्टन मूव करेगा? नहीं सर। बराबर रहेगा ना, वहीं पे अंदर गैस है। कुल मिला के फोर्स मान लो ऐसा था, पिस्टन को जोड़ के 2 एटमॉस्फेयर है। पिस्टन का वेट, पिस्टन मान लो वेटलेस है। सपोज करो पिस्टन क्या है? वेटलेस है। फिजिक्स में तो ये सब खूब यूज करते हैं, जबकि कभी होता नहीं है, वेटलेस है। अब अगर हमने इसमें अचानक से हीट दे दिया, अचानक से हीट दे दिया इसमें, और पिस्टन जो है झटके से ऊपर चला गया, क्या हुआ? पिस्टन झटके से ऊपर चला गया, हीट दिया और पिस्टन जो है झटके से ऊपर चला गया, और तुरंत ही जो है ये यहाँ पर आ गया, बड़ा हो, वॉल्यूम बढ़ गया। जैसे हीट दोगे
बाहर का तो एटमॉस्फेयर कम हो गया ना, बाहर का तो प्रेशर उतना ही रहा, बाहर का प्रेशर बदलेगा क्या? नहीं। नहीं लेकिन सर। हीट देने से अंदर का प्रेशर तो बढ़ने लगेगा, और वो क्या करेगा, पिस्टन को अप मूव करा देगा। और ये मूवमेंट अगर तुम्हारा फास्ट हो गया, फास्ट हो गया, मान लो जैसे तुमने इधर हीट दिया, हीट कहीं से दे दिया, मान लो तो हमने इधर क्यू हीट सप्लाई कर दिया, क्यू हीट सप्लाई होने से पिस्टन मूव करेगा, किसके अगेंस्ट में मूव करेगा, मान लो इतना मूव कर गया, कितना, इतना एरिया वो मूव कर गया, और ये सपोज करो 2 लीटर है, कितना है, 2 लीटर है। तो इसके 2 लीटर मूव करने से वर्क कितना होगा बता सकते हो? व्हाट विल बी वर्क, बता सकते हो वर्क क्या हो जाएगा? बोलो। क्योंकि इधर 2 एटमॉस्फेयर था, बाहर का तो बढ़ना नहीं है, तो बाहर का जो भी था 2 एटमॉस्फेयर इनटू जो वॉल्यूम है जो चेंज हुआ डेल वी, यानी कि इसको या तो हम लोग 1 लीटर ही मान लो, 1 लीटर ही चेंज आया डेल वी, सो 2 into 1, सो 2 एटमॉस्फेयर लीटर। कितना का वर्क हुआ, ये पॉजिटिव हुआ या निगेटिव हुआ? ये निगेटिव वर्क हुआ ना, समझ में आई बात? ये हमारा निगेटिव वर्क हो गया, यानी कि क्यू जो सप्लाई किया तुमने वो कुछ तो इंटरनल एनर्जी चेंज करने में गया, और कुछ जो है वर्क में चला गया। वो वर्क कितना हुआ, सॉरी, इंटरनल एनर्जी जो चेंज हुआ, इंटरनल एनर्जी चेंज वो Q प्लस W माइनस 2 हो गया, W माइनस 2 हो गया, तो Q का वैल्यू क्या हुआ, डेल E प्लस 2 हो गया एक्चुअल में। यानी वर्क जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा Q होगा, जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना ज्यादा ही Q होगा। लेकिन अगर हम लोग 2 एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट में यूज कर रहे हैं, झटके से कर रहे हैं, याद रखिए हमेशा वर्क जितना स्लो करोगे ना, इस स्लो प्रोसेस में होगा, वो उतना ज्यादा वर्क होता है। अगर ये वर्क हम स्लो प्रोसेस में करेंगे तो उतना ज्यादा वर्क होगा। कैसे होता है उतना ज्यादा वर्क? उस केस में पिस्टन धीरे धीरे मूव करे। अभी पिस्टन यहाँ पर है और हम बहुत स्मॉल चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? इधर का प्रेशर बढ़ा के करेंगे। मान लो इधर प्रेशर तुम्हारा 2 से 3 होने वाला है, या फिर 2 से 2.1 होने वाला है, इसको 2.1 करेंगे। इस वेरी वेरी स्मॉल चेंज करेंगे, और वेरी स्मॉल चेंज के कारण ये जो वर्क होगा, ये वर्क क्या होगा, ज्यादा होने लगेगा। क्यों? कि ये वाला जो अगेंस्ट प्रेशर है, जो अगेंस्ट वाला प्रेशर है, वो क्या होने लगेगा, हमारा बढ़ जाएगा। इसको ग्राफ से अगर देखें, देखो ग्राफ से देखते हैं, समझाने का अभी हम समझा नहीं पाए तो अच्छे से लगता है, फिर से एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है। जो वर्क होता है, वर्क पीवी डायग्राम से पता चलता है, पीवी डायग्राम से पता है। अब अगर हम लोग अगेंस्ट वाला प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, मान लो ये तुम्हारा है 1 और ये 2 है, यहाँ 2 है, इसको 2 ही रहने दीजिए। और वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम में चेंज, स्टार्टिंग में वॉल्यूम मान लो यहाँ था, ये वाला इतना सा, तो ये वर्क हो जाए, ये अपना वर्क होगा। अगर हम लोग ये 2 एटमॉस्फेयर इसको मान के चल रहे हैं, और वॉल्यूम जो है 1 का डिफरेंस आ गया, इतना सा 1 का डिफरेंस, कांस्टेंट प्रेशर एटमॉस्फेयर का। लेकिन इसी चीज को हम लोग प्रेशर को धीरे धीरे
इंक्रीज करते जाएंगे, मीन्स मान लो ये हमारा लगता है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ 2 एटमॉस्फेयर है और मैं एक बार ग्राफ बनाया था, लगता है देखो उससे कुछ क्लैरिटी आएगा। ऐसा सपोज करते हैं गैस का वॉल्यूम और प्रेशर स्टार्टिंग में E1 2 एटमॉस्फेयर है गैस का, और वॉल्यूम जो है 3 लीटर है, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है आफ्टर सप्लाइंग हीट वॉल्यूम बढ़ेगा। P1 को मान लो 1 एटमॉस्फेयर करना है और P2 और P2 हमें सपोज 5 लीटर है। तो इसको रहने दो, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अभी आया भी नहीं है, चिराग भी नहीं आया है, तो इसको मैं एक्सप्लेन अभी ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज इस बात को एक्सप्लेनेशन इसका करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, संडे को तुम लोग का टेस्ट नहीं, संडे तो टेस्ट रखा है ना, कल एक क्लास हम ले लेंगे। कल तुम लोग फ्री हो सभी लोग? आज कहीं से आए थे, बाहर से आए हैं, हाँ सर। कल ले सकते हैं इस क्लास को? यस सर। कब? कल दिन में? सर मॉर्निंग में ना? दिन में ले लीजिए। मॉर्निंग में ले ले कल? हाँ सर ठीक है, मॉर्निंग। तो कल जो है कितने बजे? 8 बजे चलेगा या सर 9 9। बजे? 9 बजे कर ले। 9 o'clock, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, 9 o'clock इसको लेते हैं। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ अभी कैसे। कर लेते हैं फिर 9 o'clock कर लेते सर हम लोग का टेस्ट का टाइमिंग क्या होगा? हैं। इस कितने बजे देना है हम लोग? तो शाम में। संडे को इवनिंग में? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। कितने बजे से? 5 बजे से 4-5 बजे। हाँ सर चलेगा। 5 PM। ओके, ठीक है।
सर 5 PM से लेके 5 PM से कितना होता है? 2 ही घंटे का टेस्ट होगा ना, 2 आवर्स, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना है तो। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री 2 आवर्स, यही ना? सर 8 o'clock कर दीजिए ना, या फिर 7 o'clock। तो ठीक है ना, तुम उस टाइम पे दे देना ना, मैं उसको रेंज बढ़ा दूंगा। हाँ ठीक है सर। ठीक है। आई थिंक हमें लगता है कि टोटल कितने आवर्स का होता है नीट का एग्जाम? सर 3 घंटे। 3 3 घंटे का। घंटे का होता है। हाँ, तो फिर ठीक है, 2 घंटे इसके लिए काफी है। यस सर।